अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक और वीडियो के साथ हम वापस आ गए आपके पास। मेरे साथ मौजूद है लास्ट वीडियो में जिस तरह आपने देखा था मास सती साहब। और आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो जिनका तारफ़ मुझे मास के ज़रिए हुआ। और इनकी मैंने वीडियोस बेसिकली देखी थी, तो मैंने कहा था, मुझे एक हुआ था कि तजस्सुस हुआ था कि मुझे इनसे मुलाकात कराई जाए। तो ये हमारे बड़े होनहार उभरते हुए शायर हैं अटक के, शहरयार तालिब साहब। तो आज बेसिकली मैं सोया हुआ था तो मास की कॉल है कि यार वीडियो बनाते हैं, तुमने कहा था। तो कोई एक स्पेसिफिक हम टॉपिक सोच के नहीं आए हुए, तो कुछ रैंडम गुफ्तगू ही होगी आज। तो ज़रा शुरू करो मास, ज़रा क्या बात करनी है आज हमने। ताल्लुक़ से आगाज़ करना है। टॉपिक मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आपने किया था चूँकि सडन फेम पे, तो उसी को लेकर फिर आगे चलते हैं। गुज़िश्ता से पेवस्ता। अच्छा, बात काट रहा हूँ टॉपिक से पहले, थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में ये मास बेहतर कराएगा ये ज़रा इंट्रोडक्शन करने में। अच्छा, तो थोड़ा सा तरफ करा देना भाई, कौन है भाई, क्या करते मेरा हैं। एडमिशन हुआ 2020 में ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। इसका कैंपस जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक है। तो हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, और इत्तेफाक से इनका भी साइकोलॉजी था। तो वहाँ हमारी जो है आपस में मुलाकात हुई, गपशप बनी। शुरू में तो ये इतना लिखते नहीं थे, लेकिन यह है कि थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंस्पायर हुए और लिखना स्टार्ट हुए। तो हमारे एक बड़े ही हद दिल अज़ीज़ एक प्रोफेसर हैं, फैज़ साहब, जो हैं साइकोलॉजी के हेड भी हैं कॉलेज में। तो उनकी रहनुमाई इन्हें भी मिली, हमें भी मिली। तो मतलब इन्होंने जो है वो अच्छा लिखना स्टार्ट किया। और अभी एक तंजीम है बारे नो के हज़रू, उससे मुंसलिक हैं, और वहाँ के शुराओं से भी जो है वो ये सीख रहे हैं। और ख़ुद भी इनके जो कलाम है बड़ी पुख्ती है और बड़ी मैच्योरिटी है इस एज में। तो हाँ, ये कलाम मैंने कुछ पढ़े हैं माशाल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं। और ये अच्छी बात है यार कि एक नौजवान शायर से मिलके इंसान को कैसा फील होता है। क्योंकि हम लोग तो चीज़ों को एज्यूम करते थे ना, मतलब पढ़ते थे एक शायर इस तरह होता है, एक शायर इस तरह होता है। कभी किसी प्रॉपर शायर से मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। तो एक ऐसे हम खुद भी एक शेर लिख देते हैं ना, बोलते हम शायर हो गए हैं, वो बड़ा शेर लिख दिया। लेकिन ये प्रॉपर एक शायर हैं जो मतलब काम कर रहे हैं अपने ऊपर। तो उनकी मुझे बात एक अच्छी लगी थी। मैंने उनको कहा था कि आप ना अपना चैनल बनाया ये वो ना, कि टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाए तो वहाँ से फॉलोइंग होती है। तो उन्होंने अभी मुझे कहा था कि मैं अपने आप से मुतमईन नहीं हूँ। तो ज़रा कि आजकल के जो नौजवान है, जिस मैंने बात की थी, फेम की बात की थी, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी फेमस हो जाऊँ। तो इनकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। एक जो कामयाब बंदा है उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि वो कभी भी मुतमईन नहीं होता। अगर जो बंदा मुतमईन हो गया तो समझो कि वो उसमें सीखने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये सीख रहे हैं, ये इनकी आजिज़ी है कि ये मतलब इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि ना मुझे शोहरत चाहिए और मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इनके अगर कलाम पढ़े जाएँ तो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं अच्छे शुरा के साथ जो आज के शुरा हैं। लेकिन ये है कि इनकी आजिज़ी है कि डाउन टू अर्थ हैं। ये एक बड़ी खूबी होती है एक शायर की। और दूसरा आपने वो कहा ना कि शायर एक भरपूर या मुकम्मल शायर, तो वो कोई भी नहीं होता। वो एक शायरों के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी उम्रें ढल जाती हैं तो उनकी गज़लों पे तब जवानी आ रही होती है। पूरी उम्र मांगती है, ये पूरी उम्र का रियाज है। बाज़ औक़ात कोई हंसी में भी उड़ा देते हैं। तो खैर ये चलता रहता है सिस्टम। और शायर अब पता नहीं कैसे हैं, जैसे तैसे हैं, बस लगे हुए हैं इस फील्ड में। बाकी शायर भी एक नॉर्मल इंसान होता है। यही है कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जिसे वो लेके चलता है और लोगों के सामने पेश करता है नई नई चीज़ें, जिसे आप उसकी सिक्स सेंस कह लें, उसकी इमेजिनेशन कह लें, जो बाकी असल में यह ना शहरयार के वो आजकल की जो माशरा है वो मजाजी मोहब्बत से इसको लिंक कर रहे हैं। तो वो फैज़ साहब का एक शेर है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो इसकी थोड़ा आप तशरीह थोड़ा कर दें, इसकी क्लियर हो जाए बहुत सी बात। फैज़ साहब का ही एक शेर है, वो कहते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए वाकई बहुत सी चीज़, यानी एक दिन फैज़ साहब से बात हो रही थी तो वो भी कहते हैं कि बात थोड़ी पर्सनल नोयत की हो जाएगी। कहते हैं अगर आपको भी ऐसी बीवी मिल जाती है ना जो शायरी को समझती है तो मज़े तो हो गए आपके, लेकिन इसके सारे लाइफ तो नहीं बसर हो सकती, उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। और परा पड़ा है शायर, वो कहते हैं अमूमन गरीब होता है, गरीब शरीफ होता है कोई नहीं है, कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन यही है उन सारी चीज़ों को साइड पे कर देता है और एक चीज़ में ना अपना वो सारा ध्यान लगा देता है। तो दुख तो हर बंदे के होते हैं, बेशुमार होते हैं, मोहब्बत तो फिर उनमें कहीं पीछे रह जाती है। दुनिया नाम ही दुख है ना यार। ये वैसे बड़ी ख़ास इन्होंने बात किया कि मोहब्बत कई दुखों में जो है वो पीछे रह जाती है। ये बात ये तो है, दुख इंसान के वो इतने भारी होते हैं ना
कि मोहब्बत को साइलेंट कर दिया जाता है। मोहब्बत ही दुख बन जाए तो ये अलग बात है। ये ये तो बड़ी गहरी बात है, गहरी बात भी नहीं, बड़ी सादा बात है, लेकिन फिर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, इस सादा बात की गहराई काफ़ी है। तो आज वैसे मैं तो बड़ा चुप चुप नजर आऊँगा आपको, क्योंकि ये मतलब मैं तैयार हो किसी तौर पे नहीं आया। मैं अभी एक तो सो के उठाऊँ, और फिर उसके बाद एक सोया हुआ बंदा शाम को सो के उठो तो बंदा वैसे ही बंदे का दिमाग से काम नहीं कर होता। चलें चाय पिलाएंगे इसके बाद आपको। दूसरा ये कि पीछे हमने जो बात की, जो सस्ती शोहरत और जो यकदम जो शोहरत आ जाती है किसी भी इंसान के हवाले से, तो उसके मतलब बातचीत होगी। उसमें आपका ये मैं एनालिसिस लेना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसकी वजूहत क्या हैं, मतलब लोग क्यों आ रहे हैं इस जहन से, इस नीयत से कि हमें शोहरत हासिल हो, और हम उसमें दौलत का भी एक अंसर आ जाता है कि पैसे भी कमाना है। तो क्या पैसा बहुत ज़रूरी है या शोहरत बहुत ज़रूरी है? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़िलहाल ये जो वक्त चल रहा है इसमें दौलत तो आज यानी दौलत से फ़िलहाल आप देखते हैं ज़िंदगी का एक मयार, एक तरफ एक लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो बेसिक नीड्स को तरस रहे हैं। तो दौलत तो वाकई है। शोहरत की बात है तो हर इंसान के दिल में होता है चाहे जाने की कि मुझे बस लोग पसंद करें, शम्मे महफिल बना रहूँ, मेरे गिर्द परवाने रहें। तो वो सस्ती शोहरत की जहाँ तक बात है, बस नशा ही है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बहुत से लोग इसके बारे में इंटेलेक्चुअल्स कहते होंगे, कोई सोशल साइंटिस्ट है वो बात करेंगे। मेरा तो अल्लाह माफ़ करे इस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा, और अल्लाह करे ना पड़े। नहीं, हम लोग भी कोई एक्सपर्ट नहीं है वैसे, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी जो है ना वो मीडियोकर थॉट्स में हर बारी में अपनी राय देनी है। तो अपनी मतलब रैंडम गुफ्तगू है ना, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम एक अच्छा। फॉर्मल तरीके से आके बैठेंगे, कोई मौजू पे गुफ्तगू होगी। तो हमारे व्यूअर्स भी जो हैं बेसिकली वो इसीलिए इस चीज़ के साथ अटैच होंगे, क्योंकि वो एक मतलब एक बंदे का चाहिए कि वो एक आम इंसान किस तरह गुफ्तगू करता है मुख्तलिफ मौजूओं के बारे में, ठीक है, मौजूआत पे। तो वो ऐसी हमारी वीडियोज़ हैं, अनलेस कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन करेंगे अपने आप को, क्योंकि एक रैंडम चीज़ को, ऑडियंस को भी हमें देखना है, अपने व्यूअरशिप को भी बढ़ाना है। तो उसके लिए तो हमें फिर किसी चीज़ को एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। तो वो टाइम अपने आप को वो क्या कहते हैं सुधार रहे हैं। इसमें मेरे जहन में अभी एक सवाल है कि फ़र्ज़ करें कोई एक जवान है वो कंटेंट बना रहा है, तो उसका क्या पैमाना होना चाहिए कि उसे हम जज करें कि वाकई इसका कंटेंट ठीक है या गलत है? क्वांटिटी वाइज तो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्वालिटी कैसे हम जज करें इसकी? क्वालिटी कैसे जज हो सकती है, ये तो पब्लिक नहीं जज करना है। यानी आप अब ये यूट्यूबर्स को देख लें, एक तरफ अगर कोई मिसाल के तौर पे इल्म सिखा रहा है, कोई फ़ारसी सिखा रहा है, तो सिर्फ वही बंदे जाएंगे जिनका इंटरेस्ट है। लेकिन हम ज़हनी तौर पे ना एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो जो बंदा मिसाल चांद यूट्यूबर्स आप तो ज़्यादा जानते होंगे, वो जो गालियाँ शालियाँ दे के रोस्ट करते हैं, और ये हमने गुफ्तगू की लास्ट वाली वीडियो में मैंने उसका सिंपल पैमाना है यार। आज की अब बात करो तो सिर्फ व्यूअरशिप, जितने ज़्यादा व्यूज़ हैं मतलब वो एक बंदा सक्सेसफुल क्रिएटर है जो जिस तरह भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो बात ये है कि या उसको कितना सुना जा रहा है, व्यूज़ से मुराद ये है कि उसको लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो अच्छा, मेरा वो पिछली अपनी बात की तो उससे मेरे जहन में था कि क्या दौलत बड़ी ज़रूरी है आजकल के टाइम पे हमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ज़माना इस तरह का है। तो क्या एक साथ फेम की बात भी कि शोहरत एक नशा है, वो भी इंसान चाहता है कि मिले ही मिले इंसान को। तो क्या एक अमीर इंसान और गरीब इंसान दोनों की शोहरत में फ़र्क हो सकता है, या क्या गरीब इंसान भी मशहूर हो सकता है? हो सकता है, अगर ज़माने में नाम पैदा कर सकता है। उसके लिए मौके बड़े काम है ना। गरीब इंसान यानी नॉर्मली अब गरीब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, शायर बन जाएगा तो उससे उसे शोहरत मिलेगी। और ज़्यादा तो अब लाइफ में आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या सीन। लेकिन अभी जिस तरह बात करते हैं गुर्बत, तो अब इस तरह चले खैर थोड़ा बात को करते हैं उसकी तरफ कि मेरे जहन में वो चल रहा था सागर सिद्दीकी था। कौन था वो जो हर बार नशे में धुत होता था? सागर सिद्दीकी था। और बहुत तो वो अमीर तो नहीं था, लेकिन फेमस इंसान था। और उसके कलाम भी बहुत सारा ज़ाया हुआ है, और मतलब उस तरह की उसकी कोई कुलियात मौजूद नहीं है। मतलब उसके मरने के बाद ही कुछ लोगों ने इकट्ठा किया और पब्लिश रैंडमली अपने नाम से भी किया। उसका कलाम होता था, बस अपने नाम से कहीं शायर कर दिए, वो चीज़ें भी हुई हैं। और दूसरी बात, लाजिम नहीं है कि एक बंदे के पास अगर टैलेंट है तो उसे शोहरत भी मिले। वो हम एक चीज़ पढ़ते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दुनिया भाई यहाँ नहीं मिलता और मेहनत का फल। यहाँ मिसाल के तौर पे आप किताब यहाँ पढ़ी हुई थी, वो मैं पढ़ रहा था, मजीद अमजद साहब। अब दौरे जदीद की जो एक जदीद नज़्म है ना, उसका मेमार इस बंदे को समझा जाता है। और जब इसकी लाइफ में यही नज़में लिख रहा था, नहीं मजीद अमजद, तो यही नज़में जो आज जदीद नज़्म का एक इसे आप समझ लें कि एक पैमाना ही, एक सतून है। ये जब अपनी लाइफ में लिख रहे थे तो इन्हें तमाम अदबी हल्के इग्नोर करते थे।
फेम तो इनके पास नहीं था। और हालत ये है कि ये अपने क्वार्टर में मुर्दा पाए गए, लाश ने बू छोड़ी, तो उसके बाद लोगों को पता चला यहाँ पे कोई बंदा मरा हुआ है। फिर देखा गया उनके मुसव्वदों में, यार ये तो बहुत बड़ा शायर। अब उन्हें नहीं मिल पाई, हालांकि मैंने तो उन्हें अपने हिस्से की भी थी। अच्छा, ये भी हमारी तो- इस अलमी है ना कि इंसान के मर जाने के बाद इसको बड़ा अच्छा था, इम्पोर्टेंस दिया, बड़ा अच्छा था ये, क्योंकि अब हमारा उसे कोई नफा नुकसान रहा वो नहीं एक ना। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का शेर है ना कि जीते जी कद्र बशर की नहीं होती प्यारे, याद आएगी मेरे वफा मेरे जाने के बाद। तो जो वफा और कद्र है वो बाद में ही आती है इंसान के जाने की। हमें चाहिए कि जीते हुए इंसान की कदर करें, वही असल कदर है, लेकिन मुश्किल है। यार अब हम चले, हम कंटेंट सोशल मीडिया से रिलेवेंट हमारा था, तो अब हम देख लें वहाँ में जो पर्सनैलिटी जिनका मजाक उड़ाते रहे, चाहे आमिर लाका, तो जो भी वो करते रहे जिस तरह भी था, जाने के बाद यार वो बंदा लोगों को कितना हंसाता था, कितना वो एंटरटेनमेंट करता था, मतलब बाद में ना हमदर्दी आ जाती है, शुरू में नहीं ये इंसान ऐसा है। असल में मुझे ये लगता है ना कि इंसान की जबिलत में ये भी है कि वो बड़ा खुदगर्ज है। अब हमें आमिर लियाकत से क्या लेना देना था, यही था ना कि यार वो हमें हंसाता है, हाँ, वो बड़ा हंसाता है, तो इसमें भी हम अपनी खुदगर्जी ढूंढ रहे हैं। मैं अमूमन ये, अब ये बात भले आपको बुरी लगे लेकिन आपने अपनी राय देनी है। जो हमारी को फौतगी हो जाती है ना, तो बंदे बैठ के रो रहे होते हैं, बड़े धाड़ से रो रहे होते हैं। मुझे तो ये भी लगता है यार नहीं करना चाहिए। उस बंदे को जितना जो ज़्यादा रोता है उतना जल्दी भूल जाता है, उसे दिल में रखो। इस पर एक शेर कहा था मैंने, इजाज़त हो तो सुना कि उसको रखा है मेरे ज़ब्त ने ज़िंदा वरना, उसको रखा है मेरे ज़ब्त ने ज़िंदा वरना, वो मेरी आंख से टपकेगा तो मर जाएगा। तो आपने उस बंदे को अपने अंदर तो ज़िंदा रखे ना कम अज़ कम। और हम याद भी कर रहे होते हैं यार बड़ा अच्छा था, इसने मेरे साथ ये नेकी की, मेरे साथ ये नेकी की। अगर हम ये सोचने शुरू कर दें इसकी ज़ात क्या थी या ख़ुद क्या था, तो शायद हमारे पास अल्फाज ना हो, लेकिन उसने हमारे साथ क्या नेकी की तो हमें बड़ा याद होगा। खुद गर्जी कूट के भरी है, पॉजिटिव ले ले नेगेटिव ले ले, मुझे यही लगता है और मैं इस पर कायम हूँ और टनाटन कायम हूँ। सोशल मीडिया पे जो हम चाह रहे हैं वही हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमें दे। तो ये आपने जो बड़ी अच्छी बात की कि खुदगर्ज हो चुके हैं हम। नहीं, खुदगर्जी भी मतलब अच्छी भी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, खुदगर्जी कभी कभी अच्छी भी होती है इंसान की, जब इंसान एक मासूम इंसान के लिए खुदगर्जी अच्छी है, क्योंकि वो देख रहा है कि हर तरफ से उसको ऐसे एनवायरनमेंट मिल रही है कि हर बंदा दबा रहा है उसको, तो फिर उस इंसान को खुदगर्ज होना चाहिए अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। बगावत भी करनी होता है कि आपको अगर बड़ा मकसद है तो कामयाब होने के लिए भी आपको खुदगर्ज होना पड़ता है, दोस्तों को परे करना पड़ता है, घर बार छोड़ने पड़ते हैं। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेहनतें की और बेहतरीन मकासद अपने हासिल किए हैं, लेकिन ये है कि कोशिश रहनी चाहिए कि नीयत अच्छी हो, साफ़ हो। और जो उन्होंने बात की कि जानना चाहिए यार इंसान को कि वो क्या है, ये नहीं कि मर जाए तो फिर हम तफसील करेंगे यार काश वो किताब की तरह ना हर इंसान को। अब देखें बहुत से लोग होते हैं ना, तो हमें मोहब्बत तो चंद लोगों से होती है, अपने दोस्तों से होती है। मिसाल के तौर पे आपका एक दोस्त है, वो शक्ल के लिहाज से भी इतना अच्छा खासा नहीं है, ठीक है, पक्का सा रंग है उसका, फारिग से, लेकिन आपको उससे बड़ी मोहब्बत होगी। ये मेरा दोस्त है, उसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, आप पे टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। आप कहीं बाहर चले जाएँ, आप एक बहुत खूबसूरत चेहरा देखते हैं, तो वो आपका दोस्त नहीं है, लेकिन आपको उससे मोहब्बत तो नहीं होगी ना। बेशक वो खूबसूरत हो, बेशक जो कुछ भी हो, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको अपने दोस्त से होगी। वजह क्या है, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आपको पता है ये बंदा है क्या। हम हमें राय काम कर लेते हैं ना किसी को देख के, यार ये फलां है फलां है फलां है, देखो सही जानो सही है क्या। उसके बाद तो टाइम देना चाहिए। वो जैसे आपने कहा कि एक किताब है, किताब तो फिर पढ़ने के बाद ही बंदा बता सकता है इसमें क्या था। ज़्यादातर लोग जो है वो बुक के पहला वर्का देखते ही वही पलट देते हैं, देखते नहीं। तो एक नज़म इनसे सुन लेते हैं। अभी इन्होंने जो एक शेयर की थी हमारे साथ, वो आपने होटल पे बैठ के सुनाई थी, चाय पे जो बैठे। बहुत होगी एनर्जी अब। नहीं, वो एक ऑडियंस के लिए भी ऑडियंस के लिए कभी अच्छी। और वो नज़म ऐसी थी कि मैं उसकी अगर राय दूं तो हकीकत पर मबनी थी और उसके अल्फाज भी बड़े मनीखेज़ थे। उसमें है कि एक मोटिवेशन है वो उसका जो वो शेर है ना, कहने वो मतलब शेर तो आता नहीं, इसमें उन्होंने बात की कि वो कैनवस के ऊपर, वो क्या वर्ड अल्फाज होता है कैनवस के लिए उर्दू में, किरतास के ऊपर, वो बड़ा क्या शेर है यार। अगर आप इजाज़त दे तो मैंने कहा मैं 3 एक शेर थे नए लिखे थे, तो मैंने कहा वो मैं आपको अगर चले पहले वो सुनाते हैं। चले वो सुना दें, ये भी सुन लेते हैं। चले भाई आपके पास ही हैं। अच्छा ये 3 शेर हैं। मतलब है इसका कि मुसलसल सहारा नहीं चाहता था, मुसलसल सहारा नहीं चाहता था, मैं बोसे को बस एक जबी चाहता था। जुदाई भी मेरे मुताबिक हुई थी, जहाँ तुमने छोड़ा वहीं चाहता था। क्या बात है। जुदाई भी मेरे मुताबिक हुई थी, जहाँ तुमने छोड़ा वहीं चाहता था। और ये
कि मोहब्बत हुई है मगर बाखुदा मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहता था। क्या बात। क्या बात। मोहब्बत हुई है मगर बाखुदा मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहता था। तो ये 3 शेर थे। ये अभी रिसेंटली लिखे हैं। recently नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं चाहता, क्या बात। इसमें मेरी खुदगर्जी झलक रही है ना। हाँ। नहीं, बहुत से को बस एक टाइम जब आता ही है, चाहता था। खुदगार बनना तो शायर तो होते ही खुद घर से। ना जी ना, बेलोस होते हैं। अपनी बुराई कौन करे? यार वैसे सुना ना शायर बड़ा बेलोस होता है या चाहिए। हसास होता है बहुत ज़्यादा। हसास होता है। हाँ, रात होने से पहले यार ओवरथिंकिंग अभी की क्लास लगती है। हाँ, नहीं वो मैं इतना ओवर थिंकर हूँ यार। हर इंसान होता है ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन अब ये है कि शायद शायद वक्त के साथ हसास बनता है। मैं तो वक्त ही एहसास क्योंकि वक्त एहसास करता है साथ साथ, क्योंकि या तो वो अपने आप को उस चीज़ में ढलने की कोशिश करता है कि मैं अब एक शायर बन चुका हूँ, या हाँ, मैंने जो जिस तरह का वो अपने आप ही बना एक चीज़ तारीफ कर लेता है कि मैं शायर बन गया हूँ। तो वो क्योंकि एक शायर को एहसास होना भी पड़ता है, जिस तरह की फिर वो अशार उसको फिर आमद होती हैं या वो लिखता है जब भी, तो वो जब तक वो हसासियत में नहीं जाता ना, तो मेरे ख्याल में जब तक वो फिर निखर के वो शायर नहीं बन जाता, शायर जाता। वो एक शेर है ना कि कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा चाहिए। तो उसके बाद जो हादसे के बाद भी इंसान हसास, सारी बात है, थोड़ा मुताद भी होता है और हसास भी होता है। और हसासियत क्या सिर्फ एक ही वाक़या चाहिए या मुख्तलिफ? मुख्तलिफ, जैसे इन्होंने कहा कि ये तो एक ही लेकिन आते रहते हैं। मैं उस वाक़े पे बताता हूँ ना। आप लोग ये जो है ना इश्क हकीकी, मैं इश्क बहुत बड़ी चीज़ जो है और बहुत बड़ा वो एक स्टेज है। मैं कहता हूँ कि एक फैज़ साहब ने हमारे साथ वो 6 स्टेजेस डिस्कस की थी कि उल्फत, उन्स, मोहब्बत, मवद्दत, इश्क, आगे ना जाना, जुनून। अच्छा ठीक है, जुनून में तो इश्क के बाद जुनून भी है। तो उसमें ये कहूँगा कि हमें उन्स होता है, ठीक है। उन्स में भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं तजारत वाला सिस्टम होता है कि मैं मोहब्बत कर रहा हूँ तो मुझे मोहब्बत मिले। असल में ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है कि जिसे आप कुर्बान भी कर सको, जिसमें सेक्रीफाइस हो, उसमें लेन देन ना हो। और जो इन्होंने बात की पहले कि थोड़ा हमें इसमें थोड़ा समझना भी चाहिए। खुदगर्जी, आप अभी इसे कह रहे थे कि शायर खुदगर्ज नहीं होते। कई मौके होते हैं कि बाज़ औक़ात वो खुदगर्ज हो जाते हैं, लेकिन यह कि जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वही एक पैमाना होना चाहिए एक शायर के लिए भी। और भी बहुत से हादसे हैं और भी बहुत सी तकालीफ हैं। वो एक शेर है कि हालात कर देते हैं भटकने पे मजबूर, वरना घर से हर शख्स निकला हुआ आवारा नहीं होता। मतलब लोग एक पागल को कह रहे होते हैं कि ये आवारा है, ये जुनूनी है, ये ऐसा है, लेकिन उसके पीछे कुछ हालात होते हैं। अब ये लोग सारे समझते हैं कि उसी लड़की से धोखा खाया हुआ है, ये ऐसा नहीं होता। कोई घर के हालात होते हैं, कोई परेशानियां होती हैं जो उसको ज़माने में भटका रही होती हैं। तो ये है कि नज़र का फ़र्क है। दरअसल माशरे को देखना चाहिए ना कि माशरा एक इंसान पे किस तरह, मतलब एक इंसान है वो ज़िंदगी किस तरह जी रहा है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, वो काम क्या करता है, उसकी फैमिली किस तरह की है। मतलब अगर एक बंदे को अपना जज भी करना है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, भाई कहाँ से उठ के आ रहा है, वो रोज़मर्रा में करता क्या है, उसकी नौकरी चाकरी क्या है, तो उससे आप फिर अंदाज़ा लगाओगे यार अच्छा ये इंसान का यार ये ज़िंदगी है, वो फ़लाँ गांव से उठ के आता है शहर में, शाम को देर तक होता है, तो उसकी ज़िंदगी में और क्या मसाइल होंगे। हम जज कर लेते हैं कि भाई किसी बंदे को एक अपने बस देखते हैं ना कि उसने हमारे साथ बेसिकली जो इंटरेक्शन, वही खुदगर्जी वाली बात है ना कि इसने मेरे से इस तरह गुफ्तगू की है या इसने मेरे से इस तरह रवैया रखा है, तो हम बस बना लेंगे नहीं ये इंसान तो है ही ऐसा। या इसमें फिर दो पहलू आते हैं, किसी इंसान से हम सुनते हैं बात कोई, यार दो आप बात कर रहे हो किसी तीसरे बंदे की, मैंने शायद मिला भी ना हो, अगर देख जानता भी हूँ शायद हो सकता है, लेकिन आप बात करो कि यार उसने मेरे साथ ये किया, तो मेरे दिल में भी होगा उसको यार वो मैं मिलूँ तो शायद मेरे से भी ऐसा करे, तो परसेप्शन बना लूँगा ना। उसने ज़न हर किसी के पास नहीं है ना। दूसरा ये ज़िंदगी खेल ही ज़ाहिर बातिन का है, दिन रात का है, इस तरह तजाद है ना। मौला अली का फरमान याद आ गया, मतलब इसका मफहूम इस तरह कि जब तुम घर से निकलो या किसी और बंदे को देखो ना, तो तुम देखो कि वो तुमसे बेहतर है, उसको अपने से बेहतर समझो, तो फिर आप में ना आप किसी को वो जज नहीं करोगे, या मतलब आप जब सब इंसानों को अपने आप से बेहतर समझना शुरू हो जाओगे कि यार नहीं मैं इससे मैं ये चीज़ में मेरे अंदर ये नुक्स है, मैं ये मेरे से बेहतर होगा, ये बेहतर होगा। और ये चीज़ जेब में रखो कि हो सकता है खुदा ने उसको माफ़ कर दिया, मौलाना ने ये भी फरमाया कि हो सकता है खुदा ने उसको माफ़ कर दिया। आप हमें देखते हैं कि इंसान अगर हराम कमा रहा है, ठीक है, वो पर्सनल फेल है ना, मेरे से तो उसका कोई अमल नहीं है, किसी इंसान के साथ तो उसका कोई अमल नहीं है, उसका अपनी ज़ात के साथ अमल है हराम कमाना जो भी है। तो वो अगर होता है वो उससे माफ़ी मांग के सीधे रास्ते पे आ गए तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ भी कर दिया हो,
वो ठीक है, लेकिन हराम कमाना पर्सनल अमल नहीं हो सकता। आप देखिए उसने वो मेरे कमाया जहन तो में ये चल लगाया रहा तो था, भी सही। नहीं ये तो मेरे जहन में चल रहा था कि अब हराम कमाने में एक कारोबार करता है तो उसके दूसरे लोगों के साथ भी आ रही है आ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि वो तौबा कर लेते हैं, हम्म, राय रास्ता अख्तियार कर लेता है, हम्म। तो उस मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ खैर इसमें, तो फिर वो आप आगे निकलें तो हो सकता है बहुत सारी बातें आ सकती हैं। अब तौबा वो तो खुदा ताला तो माफ़ करने वाली ज़ात है और वो कर भी देते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि आपने जो अमाल किए हैं आपको नतीजा तो उनका भुगतना पड़ता वो है। तो है, जाहिर सी बात है, दुनिया इसी चीज़ का नाम है हाँ। ना, जो करे हो अब फिर। एक बंदा वो करे कत्ल और कहे मैं अल्लाह को माफ़ी मांग ली, हम्म, मिल जाए, क्या पता उसकी कबूल भी हो जाए। लेकिन यहाँ दुनिया में तो वही है ना, कसास, वो तो करना पड़ेगा। मैं एक आलिम की बहुत पहले वीडियो देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि दो कानून है अल्लाह के कुदरत के, मतलब एक कानून कुदरत है और एक कुदरत का कानून है, ठीक है। अब कुदरत के साथ अगर आप जुल्म करोगे तो कुदरत ये नहीं कि आपको छोड़ देगी, मतलब दरख्त काटोगे तो उसके असरात होंगे, असरात ठीक है। बाकी रहते हैं। ठीक है, अगर दरिया के अंदर कचरा फेंकोगे तो दरिया गंदा होगा, ये नहीं कि दरिया हम बोलेंगे नहीं दरिया सही है साफ रहेगा, ठीक है। कानून शरीयत में छूट है, मतलब मैं खुदा न खास्ता नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तौबा कर लेता हूँ, अपनी नमाज़ें कज़ा कर लेता हूँ, तो छूट है ना उसके अंदर एक, हम्म, अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है। मतलब मैं अपने भाई से नाराज़ हूँ तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मना ले उसको, रास्ता सीधा हो जाएगा। लेकिन दो कानून है कुदरत के अंदर छूट नहीं है। अगर आप मतलब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो वो असरात ही है ना, पर तो हम बोलते नहीं अल्लाह ताला मतलब कुदरत से बोलते हैं यार ये दरख्त वगैरह थोड़ा चलो गुजारा कर लो ना, हमने इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली है, ये गंद बना रहे हैं, कचरा और ये जो केमिकल्स हैं दरियाओं में बहा रहे हैं, तो खैर है कोई नहीं, लेकिन नहीं कुदरत अपना असर रखती है, तो कुदरत में छूट नहीं है, शरीयत में छूट है। तो अब थोड़ा शायरी पे थोड़ी आ जाए, क्योंकि हम बहुत रैंडम बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू आज हमारा कोई एक मौजू नहीं है, तो मैं इससे पहले बताया था कि हम किसी एक मौजू के साथ नहीं आए और वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, तो हम शायरी के साथ इख्तिताम करेंगे। आपका जो नज़म है वो नज़म है जो आपने सुनाई थी, वो नज़्म है, उसका उन्वान है आज खामोश रहो। आज खामोश, वैसे अभी मैं इतनी सुना चुका हूँ। आज हम खामोश, बस इसलिए आज हम खामोश हैं, आज हम मैं इतने सुनाऊंगा भी नहीं। नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। वो एक शायर थे ना, वो हर शेर सुनाने के बाद कहते थे कैसा लगा। कैसे दिया नहीं दिया, अच्छा। अच्छा, तो नज़्म है आज खामोश रहो। आज खामोश रहो, आज फ़कत मेरी सुनो, आज के बाद तो मुमकिन है मुलाकात ना हो। मैं रहूं तुम भी रहो, शाम ढले रात भी हो, ऐसा मुमकिन है कि यूं टूट के बरसात भी हो। हाँ ये भी मुमकिन है कि हर चीज़ सतादा हो वहीं, लेकिन इस दिल का भरोसा तो किसे आता है, ये तो कमबख्त है लम्हों में बदल जाता है। मैंने किरतास पे आज अपने लहू के छींटे यूं बिखेरे हैं कि जिस तरह से टूटे तारे रुख अफलाक पे आंसू की तरह बहते हैं। सांसें बोझल हैं कि अल्फाज उठाएं कैसे, मेरे अल्फाज जो तिशे का असर रखते हैं। मैं कि आखिर को फंसूंगर ही तो अल्फाज कहूँ, ये मेरा जाम नहीं लोग यही कहते हैं। आज खामोश रहो, आज फ़कत मेरी सुनो, कोई तमहीद नहीं, कोई भी अफसाना नहीं, हाँ मैं दीवाना सही, इतना भी दीवाना नहीं। क्या बात, मैंने उम्मीद के बेकार चरागों के तले दायमी क्या हिजर के शेर है। बेबाक अंधेरे देखे। मैंने गुलशन में शरारों को उछलते देखा, मैंने फरियाद कुना रोते सवेरे देखे। मैंने लैलाओं को देखा कि बरहना सर हैं, मैंने हर आंध से मटते हुए घेरे देखे। मैंने एक चांद भी देखा कि लहू रोता है, मैंने गमखार सितारे उसे घेरे देखे। मैंने जो देखा है तुम लोग कहाँ देखते हो, तुम तो बेनूर चरागों से जहाँ देखते हो। वाह ऐसी बेसूद मोहब्बत को मोहब्बत न कहो, हमने आखिर को बहरहाल बिछड़ जाना है। आज खामोश रहो, आज फ़कत मेरी सुनो, मैं रहूं तुम भी रहो, शाम ढले रात भी हो, लेकिन अब कोई मुलाकात कोई बात ना हो, आज खामोश रहो। क्या खामोश बात, है। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में इसी नज़म के साथ अब हम भी खामोश हो जाते हैं। खामोश हो जाते हैं और आज की वीडियो का ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा सा यह है कि हमारी रैंडम गुफ्तगू थी, लेकिन गुफ्तगू यह है थी कि तो हमने कहा जरा गुफ्तगू का एक मज़ा भी है, लुत्फ़ भी है, और उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से सीखने का जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो सीखने का तो कुछ नहीं मिलेगा। सीखने के लिए कुछ भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ऐसी बातें हमने इस नीयत से बनाई भी नहीं है। हाँ, तो हो सकता है ये यहाँ तक पूरी वीडियो, नया चैनल है तो इतने लोग नहीं देखते पूरी वीडियो, तो कोई एक बंदा आपका बड़ा महबूब हो तो वो कहे कि यार नहीं मैंने इसको सपोर्ट करना है, तो पूरी वीडियो देख रहा हो। तो इसी वीडियो के साथ हम इख्तिताम करते हैं नज़म के साथ। तो इंशाल्लाह अगला जो मौजू होगा वो बड़ा हमारा है, हमने प्लान किया हुआ है, चुनीदा होगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने अल्लाह करेगा हमने प्लान किया हुआ है तो उसी तरह वो चले तरतीब के साथ, तो अगली वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ आपके, फिर साथ ही साथ इजाज़त चाहें, ठीक है, खुदा हाफिज़।